हमारी चैनल पर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं अगले एपिसोड्स। कहानी सुनते सुनते सब्सक्राइब करना ना भूले। शेखावत मेंशन अंशुल की बातें सुनकर अति का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। भला वो ऐसे कैसे अपनी ही बीवी के साथ इस तरह से बर्ताव कर सकता था? वो बीवी जो उसे हद से ज्यादा प्यार करती है, उसे छोड़कर वो अंशिका से शादी कर सकता था। वो भी वो लड़की जो पहले उसके भाई को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो समझ चुकी थी कि जितना अच्छा जश्न है उतना ही घटिया अंशुल है। जश्न ने अंशिका का साथ दिया था ताकि वो अति को जलन फील करवा सके, उसे अपना प्यार महसूस करवा सके। लेकिन अंशुल का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो सच में अंशिका को अपनी बीवी बनाकर घर लेकर आया था ताकि वो दोनों मिलकर जश्न और अति के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर सके, जो कि अति बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी। इसलिए उसने सोच लिया था कि वो प्रकृति का साथ देगी। अंशिका को तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अंशिका की तो फितरत जानकर उसे अंशिका से नफरत हो रही थी। वो अंशुल की तरफ देखते हुए बोली, माना, आप शेखावत खानदान के खून है और आपका शेखावत मेंशन पर और बाकी सब चीजों पर हक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा इस घर पर या शेखावत फैमिली से जुड़ी हुई चीजों पर कोई हक नहीं। मैं इस घर की मेंबर हूं और अगर झूठ नहीं कहूं तो सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर हूं, क्योंकि जहां तक मुझे पता है आप बेशक से अंशुल शेखावत है, लेकिन आपके नाम पर शेखावत खानदान का कुछ भी नहीं है, ना ही कोई घर, ना कोई प्रॉपर्टी। तो आप यहां पर अपना हुक्म तो बिल्कुल नहीं चला सकते। ये सब कुछ मेरे जश्न जी का है, तो इस घर का फैसला लेने का मेरा पूरा पूरा हक है और मैंने फैसला ले लिया है कि प्रकृति भाभी इसी घर में रहेगी। आपको अगर उन्हें अपनी बीवी नहीं मानना तो मत मानिए। वैसे भी ऐसे पति का क्या ही फायदा जो किसी को भी अपनी बीवी बनाकर मुंह उठाकर घर ले आए। उसके बात सुनकर अंशिका गुस्से से कांप उठी। वो जल्दी से बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे बारे में इस तरह की बकवास करो, अपनी औकात। उसकी बात पूरी होती उससे पहले अति ऊंची आवाज में बोली, मेरी औकात की बात तो तुम मत ही करो तो ज्यादा बेहतर होगा। भूल गई हो क्या तुम जश्न जी ने कैसे तुम्हें इस घर से बाहर निकाला था? अगर नहीं चाहती कि मैं दोबारा तुम्हें इस घर से बिल्कुल उसी तरह से बाहर निकलूं तो चुपचाप यहां पर खड़ी रहो। अंशुल भाई तुम्हें अपनी बीवी बनाकर लेकर आए हैं, बस इसीलिए तुम्हें कुछ कह नहीं रही, वरना धक्के मारकर तुम्हें घर से बाहर निकालना तो मुझे भी बहुत अच्छी तरह से आता है। उसकी बात सुनकर ही अंशिका हैरान रह गई। जब अति ठाकुर मेंशन में रहती थी तो उसकी जुबान नहीं खुलती थी, लेकिन अब उसकी जुबान इतनी लंबी चल रही थी कि उसे रोका नहीं जा सकता था। वो गुस्से में मुट्ठियां कसते रह गई। प्रकृति अंशुल की तरफ देखकर रोते हुए बोली, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं अंशुल जी? हम दोनों का तो तलाक भी नहीं हुआ, तो आप दूसरी शादी। उसकी बात पर अंशुल जल्दी से बोला, शायद तुम भूल रही हो कि तुमने खुद हमारे डिवोर्स पेपर पर साइन किए हैं। वो पेपर्स भूल गई हो क्या, जिन्हें साइन करते वक्त तुम हद से ज्यादा खुश हो रही थी? उसकी बात सुनकर प्रकृति को याद आया कि अंशुल ने उसे कुछ पेपर साइन करवाए थे, लेकिन उसने तो और ही कुछ कहा था। वो झट से बोली, लेकिन वो पेपर तो आपके नए बिजनेस। अंशुल उसकी बात पूरी होने से पहले बोला, कितनी मासूम होना तुम, बस तुम्हारी इसी मासूमियत की वजह से छोड़ रहा हूं। जिसके अंदर दिमाग नहीं उसे अपनी बीवी बनाकर क्या करूंगा मैं? आइंदा मुझसे दूर रहना। चलो अंशिका, हम अपने रूम में चले। ये बोलकर उसने अंशिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अपने रूम की तरफ ले गया। प्रकृति का रोना एकदम से तेज हो गया। वो घुटनों के बल नीचे जमीन पर गिर गई। उसके लिए तो एक पल में उसकी पूरी दुनिया बर्बाद हो गई थी। बेशक से अंशुल उससे प्यार नहीं करता था, लेकिन प्रकृति तो उससे प्यार करती थी, बेइंतहा प्यार। उसे रोते हुए देखकर अति को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने नीचे बैठकर उसे संभालना शुरू किया। दामिनी जी ये सब देखकर बिल्कुल शांत खड़ी थी, जैसे उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। वैसे भी अंशिका से उन्हें ना ही कोई खास प्रॉब्लम थी और ना ही प्रकृति से कोई खास लगाव। उनके लिए तो जो कुछ भी हो रहा था सही हो रहा था। कम से कम उनके बेटे के पास अब एक ऐसी बीवी तो है जिसका दिमाग चलता है, वरना प्रकृति तो उनके लिए किसी काम की नहीं थी। अभी कल ही उन्होंने प्रकृति को अति को जहर खाने में मिलाकर देने के लिए कहा था, लेकिन प्रकृति ने साफ मना कर दिया, ये बोलकर कि वो अति के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकती। तभी तो दामिनी जी को बैकयार्ड में वो गोली वाला कांड करवाना पड़ा था।
लेकिन उसमें भी वो पूरी तरह से फेल हो गई। जो गोली अति को लगने वाली थी वो उनकी खुद की बेटी को लग गई। गुस्से से मुंह बनाते हुए अब वो अपने कमरे में चली गई और अति प्रकृति को संभालते हुए वहीं पर रही। उसे प्रकृति के लिए सच में बहुत बुरा लग रहा था। वो प्रकृति की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज रोना बंद करो प्रकृति, ऐसे इंसान के लिए रोने का क्या फायदा जिसे तुम्हारी फिक्र ही नहीं। प्रकृति रोते हुए बोली, लेकिन मैं तो उनसे प्यार करती थी ना, बहुत प्यार करती हूं अति, मैं कैसे उन्हें भूल जाऊं, मैं कैसे उन्हें किसी और के साथ देख पाऊंगी। वो पति है मेरे होते वो किसी और लड़की के करीब जाएंगे तो तुम जानती हो ना मुझे कैसा फील होगा। तुम भी तो इस फीलिंग से गुजरी हो, तुमने भी तो अंशिका के साथ जश्न भाई को देखा था, क्या तुम भूल सकती हो वो दिन। उसकी बात सुनकर अति को उसकी तकलीफ अब और भी ज्यादा महसूस होने लगी थी। जब उसने अंशिका को जश्न के साथ देखा था तो उसकी भी जान निकलने को हो गई थी। वो तो फिर भी खुद को संभाल सकती थी, लेकिन प्रकृति तो उससे भी ज्यादा मासूम, उससे भी ज्यादा नादान थी। उसने प्रकृति को अपने सीने से लगाया और बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं जश्न जी से इस बारे में बात करूंगी, वो जरूर इस बात का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। ये बोलकर वो उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद वो अपने फोन से जश्न को कॉल कर रही थी, लेकिन जश्न उसका कॉल उठा ही नहीं रहा था। उसने सामने वॉल क्लॉक की तरफ देखा जहां पर 4 बजाने वाले थे। शाम की पूजा का वक्त तो चला था। वो सोच रही थी कि वो ये सारी पूजा वगैरह कैसे करेगी, क्योंकि दामिनी जी तो बस अपने में ही बिजी थी। तभी उसकी नजर सामने की तरफ से आई हुई कुछ औरतों पर गई, जिनके हाथों में पूजा की बड़ी बड़ी थाल थी, और वो सब करवा चौथ के व्रत के पूजा के लिए ही शेखावत मेंशन में आई थी। तभी सीढ़ियां उतरते हुए दामिनी जी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, आइए आइए, आप सब लोग आइए, मुझे बस आप सब लोगों का इंतजार था। आज मेरी बहू का पहला करवा चौथ व्रत है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, ये खुशी आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हुए। दामिनी जी की बात सुनकर सबकी नजरें अति पर थी, क्योंकि सब लोग यही सोच रहे थे कि आज अति का पहला करवा चौथ का व्रत है। लेकिन आज सिर्फ अति का करवा चौथ का पहला व्रत नहीं था, बल्कि अंशिका का भी करवा चौथ का पहला व्रत था, और ये पूजा दामिनी जी उसके लिए ही करवा रही थी। अति हैरानी से उन सबको देख रही थी। तभी दामिनी जी मुस्कुराते हुए बोली, आओ अंशिका, तुम भी आओ, मैं बस तुम्हें लेने के लिए ही रूम में आ रही थी। ये बोलते हुए वो अंशिका की तरफ बढ़ गई, जो अपने रूम से सज धज कर बाहर की तरफ आ रही थी। उसे देखकर तो अब अति की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। एक तरफ उन सबकी हरकतों से वो परेशान हो रही थी, और दूसरी तरफ जश्न, जो उसका फोन नहीं उठा रहा था। उसे जश्न पर गुस्सा आ रहा था। प्रकृति, जो चुपचाप वहीं पर खड़ी हुई थी और सब कुछ देख रही थी, वो अति के पास आई और रोते हुए बोली, तुम मेरे लिए अपना करवा चौथ का व्रत खराब मत करो अति। मेरे साथ तो जो होना था वो हो गया, मैं नहीं चाहती अब मेरी वजह से तुम्हारा दिन भी खराब हो, इसलिए तुम जाओ और जाकर पूजा के लिए तैयार होकर आ जाओ। अति को समझ नहीं आ रहा था कि वो करें तो करें क्या। वो प्रकृति को छोड़कर भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसे व्रत की पूजा भी करनी थी, तो वो बस मायूसी से अपने रूम में रेडी होने चली गई। तकरीबन 10 मिनट बाद ही वो नीचे की तरफ आई तो सब लोग पूजा के लिए बैठ चुके थे, लेकिन किसी के चेहरे पर भी कोई खास खुशी नजर नहीं आ रही थी। सब लोग हैरान थे, क्योंकि दामिनी जी अति को छोड़कर अंशिका के करवा चौथ की खुशियां मनाई जा रही थीं। आज तक कभी भी शेखावत मेंशन में प्रकृति के करवा चौथ का सेलिब्रेशन नहीं किया गया था, लेकिन अंशिका का पहला करवा चौथ तो दामिनी जी ऐसे मना रही थी जैसे उनके बेटे की पहली शादी हो, और इस शादी से वो हद से ज्यादा खुश हों। अति जानती थी कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, और अब उसे जश्न का इंतजार था। जश्न के आने के बाद वो सबकी क्लास तो लगाने वाली थी, लेकिन जश्न की क्लास वो सबसे पहले लगाने वाली थी, क्योंकि उसके ना होने से ही सबकी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि यहाँ पर कोई भी कुछ भी किए जा रहा था। वो आकर पूजा में बैठी। उसे बस पूजा से मतलब था, बाकी कौन किसके साथ क्या कर रहा है और क्या नहीं, इन सब चीजों से उसे कोई मतलब नहीं था। और वही उसकी समझदारी और उसका अच्छे से सबके साथ बर्ताव देखकर अब बाकी सब लोगों के चेहरे भी थोड़े थोड़े खेलने लगे थे। सब ने अंशिका से ज्यादा जब अति को तोहफे और आशीर्वाद दिए,
तो अति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं दामिनी जी और अंशिका का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। जश्न के न होने पर भी सब लोग जो अति को अहमियत दे रहे थे, उन पर उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। करवा चौथ की पूजा के बाद सब लोग वहां से चले गए तो अति मुस्कुराकर अंशिका की तरफ देखते हुए बोली, अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये सब कुछ करके आप कुछ हासिल कर लेंगे तो आप लोग बहुत गलत हैं। पहले तो मुझे लगता था कि जश्न जी की फैमिली के बीच मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज मुझे सच में समझ आ रहा है कि वो आप लोगों के साथ इस तरह से बर्ताव क्यों करते हैं, क्यों वो बात बात पर आपको नीचा दिखाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये बोलते हुए उसकी नजरें जब दामिनी जी पर गईं, तो दामिनी जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, खबरदार लड़की, अगर तुमने हमारे सामने जरा सी भी जुबान चलाई तो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। अति तुरंत बोली, और आपको किसने कहा कि मुझे आपकी माफी चाहिए? जैसे जश्न जी को आप लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो मुझे भी उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता जो मेरे जश्न जी के लिए मैटर नहीं करते। ये बोलकर वो प्रकृति के पास आई और बोली, मुझे पता है बेशक से अंशुल भाई ने आपके साथ जो भी किया हो, लेकिन आप उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं हैं। आप उन्हें सच में प्यार करते हो और आपने उनके लिए व्रत रखा है, लेकिन ऐसे इंसान के लिए व्रत रखने का कोई फायदा नहीं है भाभी। खैर, अब अगर आपने व्रत रखा ही है तो आपकी मर्जी, लेकिन पूजा के बाद अगर आप चाहे तो फल फ्रूट खा सकती है ना, तो प्लीज आप कुछ खा लीजिए। प्रकृति हल्का सा मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैं ठीक हूं, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? अति ने अपना चेहरा ना में हिलाया और अपने रूम में चली गई। रूम में आकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने सबके सामने खुद को संभाल लिया था, लेकिन अब उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसने एक बार फिर से जश्न को कॉल किया, लेकिन इस बार भी जश्न ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया। वो गुस्से से उसे मैसेज करने लगी, लेकिन फिर मैसेज टाइप करके उसने डिलीट कर दिया और बोली, एक बार, बस एक बार आप वापस आइए जश्न जी, उसके बाद मैं आपको अपना गुस्सा दिखाऊंगी। वैसे तो आप कहते हैं कि आपकी बेबी डॉल आपकी दुनिया है, लेकिन अब अपनी बेबी डॉल को इस हालत में छोड़कर पता नहीं आप कौन सी दुनिया में बिजी है। बस आप एक बार आ जाइए, उसके बाद आपका हिसाब तो मैं अच्छे से करूंगी। ये बोलते हुए अब उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। पूरा दिन बीत गया था, लेकिन ना ही जश्न आया और ना ही उसका फोन। अति जो अपनी बालकनी में खड़ी चांद का इंतजार कर रही थी, चांद से ज्यादा तो उसे जश्न का इंतजार था। कुछ देर बाद चांद भी निकल चुका था, लेकिन अति का इंतजार अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसकी नजरें बाहर गार्डन पर थीं, जहां पर अंशिका और अंशुल खड़े करवा चौथ के व्रत की पूजा कर रहे थे, अपना व्रत खोल रहे थे, और प्रकृति उनके सामने ही खड़ी थी, लेकिन कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसे प्रकृति के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन वो खुद इस वक्त खुद को नहीं संभाल पा रही थी, तो प्रकृति को क्या ही संभालती। तकरीबन 3-4 घंटे और बीत गए और अब अति अपनी हिम्मत हारने लगी। वो बिस्तर पर आई और लेटकर रोते हुए बोली, क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा जश्न जी? मैंने तो कोई गलती भी नहीं की जिसकी आप मुझे सजा देंगे। जैसा आप कहते हैं मैं वैसा करती हूं। आपने जबरदस्ती मुझसे शादी की, लेकिन मैंने तो इस रिश्ते को भी अच्छे से निभाया, पूरे दिल से इसे अपनाया, तो फिर अब आप मुझे ऐसे अकेले छोड़कर कहां चले गए? प्लीज आ जाइए जश्न जी, मुझे आपकी जरूरत है। ये बोलते हुए उसके आंसू तकिए को भिगो रहे थे। तभी का फोन बजा। अपने फोन पर जश्न का फोन आते हुए देख वो पहले थोड़ा चौंक गई, लेकिन फिर जल्दी ही उसने कॉल रिसीव किया। सामने से जो कहा गया उसे सुनकर उसके हाथों से फोन नीचे गिर गया और उसके होश उड़ गए। उसका चेहरा एकदम फीका पड़ गया था और आंखें, जहां से पहले से ही बेहिसाब आंसू बह रहे थे, अब वो बिल्कुल शांत हो गई थी। क्या जश्न के साथ हुई है कोई अनहोनी जिसे सुनकर अति के उड़े थे होश, या फिर कोई और है बात? सिटी हॉस्पिटल एक गाड़ी बाहर पार्किंग एरिया में आकर रुकी और उस गाड़ी में से अति बाहर निकली। वो जल्दी से भागते हुए अंदर की तरफ आई। अंदर आते ही उसे सामने ही एक नर्स नजर आई। वो तुरंत उस नर्स के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, जश्न सिंह शेखावत, वो कहां है? कौन से रूम में है? उन्हें कहां एडमिट? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही वो नर्स बोली, मिस्टर जश्न सिंह शेखावत सामने ऑपरेशन थिएटर में है, उनकी सर्जरी चल रही है, फिलहाल आप उनसे नहीं मिल सकती।
इसलिए प्लीज आप ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार कीजिएगा। उसका की बात सुनते हुए ही अति सामने की तरफ भाग गई थी। वो जैसे ही ऑपरेशन थिएटर के पास आई, उसने तुरंत दरवाजा खोलना चाहा और अंदर जाना चाहा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। उसने अपने हाथ कांच के दरवाजे पर रख दिए। वहां पर ग्रीन कलर के पर्दे लगे हुए थे, लेकिन पर्दों के बीच में से उसे हल्की हल्की झलक जश्न की नजर आ रही थी। जश्न बिस्तर पर लेटा हुआ था और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। उसे यूं देखकर अति की आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। उसका पहले ही रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन जब उसने जश्न को देखा तो जैसे वक्त एक पल के लिए थम चुका था और साथ ही साथ उसकी आंखें भी बिल्कुल सुन्न हो गई थीं। लेकिन अब एक बार फिर से उन कजरारी आंखों में आंसू बह रहे थे। जश्न को देखते हुए उसकी हार्ट बीट स्किप हो रही थी। वो कैसे उसे इस हालत में देख सकती थी? जब जश्न से प्यार नहीं था तब भी उसकी फिक्र थी, लेकिन अब तो वो जश्न को बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी, तो कैसे वो उसे जख्मी में देख सकती थी? तभी अंदर से दरवाजा खुला और एक नर्स अपने हाथों में एक ट्रे लिए बाहर की तरफ आई। अति उसकी तरफ देखते हुए बोली, कैसे कैसे हैं मेरे जश्न जी? वो ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? कुछ सीरियस तो नहीं है ना? बताइए, मैं उनसे कब मिल सकती हूं? मैं अंदर जाऊं क्या? प्लीज मुझे इजाजत दे दीजिए। उसकी बात पर वो नर्स उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, प्लीज आप अपना ख्याल रखिए। आपके हस्बैंड की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उनका मेजर एक्सीडेंट हुआ है। सिर पर काफी ज्यादा गहरी चोट आई है। डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। प्लीज आप हिम्मत रखिए। ये बोलकर वो वहां से चली गई। अति ने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा एक बार फिर से अंदर से बंद हो चुका था। दरवाजे पर हाथ रखकर अति अब नीचे की तरफ सरकने लगी और नीचे जमीन पर बैठ गई। एक पल में जैसे उसकी पूरी दुनिया ही किसी ने हिलाकर रख दी थी। उसकी आंखों के सामने जश्न का चेहरा घूमने लगा था। उसे प्यार जश्न का उसे तिरछी नजरों से देखना, कभी कभी गुस्से से देखना, तो कभी कभी हसरत भरी निगाहों से देखना, उसका उसके करीब आना, करना और उसे अपने प्यार के लिए तड़पा देना, मुस्कुराना और उसे ऐसी ऐसी बातें कहना जो हमेशा अति के सिर के ऊपर से चली जाती थीं। वो सब याद करते हुए अति रोते हुए बोली, क्यों हो रहा है ये सब जश्न जी? मुश्किल से तो सब कुछ ठीक हुआ था ना हम दोनों के बीच। कितनी बेवकूफ हूं मैं, जो पहले आपका प्यार समझ नहीं पाई और जब समझ आया तो आप इस हालत में पहुंच गए। मुझे आप चाहिए हो जश्न जी। मुझे आपके बिना नहीं रहना, मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना। आपको कुछ नहीं होगा, आपको ठीक होना पड़ेगा। आप तो कहते थे ना कि जश्न सिंह शेखावत की दुनिया में उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो मैं तो आपकी बेबी डॉल हूं, जिसकी आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो फिर आप मुझे नहीं रुलाएंगे ना? आप मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे ना जश्न जी? ये बोलते हुए वो खुद से ही बातें किए जा रही थी। तकरीबन 3 घंटे तक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद रहा और अति यूं ही दरवाजे से लगी हुई बैठी रही, लेकिन अब उसकी आंखें खुली नहीं थी बल्कि बंद हो चुकी थीं। सुबह से उसने कुछ खाया नहीं था और ऊपर से घर में हुई इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी टेंशन और अब रो रो कर बुरा हाल होने की वजह से वो बेहोश हो चुकी थी। जब एक नर्स की नजर उस पर गई तो उसने तुरंत उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट करवाया और उसे ड्रिप्स लगाई गई। वहीं दूसरी तरफ शेखावत मेंशन जैसे ही खबर पहुंची कि जश्न का एक्सीडेंट हो गया है, दामिनी जी जो आराम से सो रही थीं, वो अब मुस्कुराते हुए पूरे घर में घूम रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली से पहले ही शेखावत मेंशन में दिवाली का माहौल बन गया हो। जो इंसान उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा था, वो अपने आप ही उनके रास्ते से निकल रहा था, तो इसके अलावा उन्हें और क्या ही चाहिए था। सिर्फ दामिनी जी ही नहीं बल्कि अंशिका और अंशुल भी बेहद खुश थे। विशाखा अभी हॉस्पिटल में थी तो उसे इन सब चीजों के बारे में कुछ पता नहीं था, और जैसे ही दामिनी जी ने उसका साथ छोड़ा, अब उसे दामिनी जी से तो कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हाँ, शेखावत प्रॉपर्टी से अभी भी उसे बहुत मतलब था। सुबह के तकरीबन 6 गए थे, लेकिन शेखावत मेंशन में अब किसी की आंखों में नींद नहीं थी। सुबह होने पर प्रकृति बाहर आकर गाड़ी में बैठी और सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ अब तकरीबन 7 बज चुके थे और अति को भी होश आ चुका था। होश आते ही जब उसने खुद को ऐसे बिस्तर पर देखा तो वो हैरान हुई।
वो तुरंत अपने हाथों से ड्रिप्स उतारकर बिस्तर से उठी और जश्न के ऑपरेशन थिएटर के बाहर आकर खड़ी हो गई। वो अंदर जाना चाहती थी, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। उसने पलटकर पीछे देखा तो सामने प्रकृति खड़ी थी। प्रकृति को देखते ही वो एक बार फिर से रो पड़ी और अगले ही पल प्रकृति ने उसे अपने सीने से लगा लिया। वो उसे चुप कराते हुए बोली, चुप हो जाओ अति, प्लीज रोना बंद करो। रोने से कुछ नहीं होगा। तुम तो जश्न भाई की हिम्मत हो। अगर तुम ऐसे टूट जाओगी तो सोचो उन्हें कितना बुरा लगेगा। कितना प्यार करते हैं वो तुमसे। तुम्हारी आंखों में आंसू देख पाएंगे क्या? प्रकृति की बात सुनकर अति झट से बोली, अगर वो मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते तो फिर अब तक मुझसे दूर क्यों है? उन्हें कहिए ना वो होश में आ जाए और मुझसे बात करें। मैं उन्हें इस हालत में नहीं देख पाऊंगी। मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही अंदर जाने की। प्रकृति उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोली, लेकिन हिम्मत तो करनी होगी ना अति। कुछ नहीं होगा तुम्हारे जश्न जी को, जिनके पास इतना प्यार करने वाली बीवी हो। उसे कुछ हो सकता है क्या? उसकी बात सुनकर अति के चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया। वो प्रकृति के हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए बोली, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। प्रकृति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अति जैसे एकदम अपने होश खोते हुए बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ। प्रकृति भाभी, मैंने जश्न जी के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। पता नहीं मैंने कौन सी गलती कर दी जो उनके साथ ये सब हुआ। मुझे करवा चौथ का व्रत रखना ही नहीं चाहिए था। कितनी बड़ी बेवकूफ हूं मैं। बस सुना और व्रत रखने लगी। जब मुझे इस बारे में सब कुछ पता ही नहीं था तो मुझे ये व्रत नहीं रखना चाहिए था। जरूर मुझसे कोई गलती हुई होगी और उस गलती की सजा अब जश्न जी को भुगतनी पड़ रही है। प्रकृति उसकी बातों पर हैरान हुई। अति तो वो थी जो उसे समझाया करती थी। वो खुद ऐसे होश खो देगी इस बात का अंदाजा नहीं था उसे। उसने अति को तुरंत अपने सीने से लगाया और उसे चुप कराते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है अति। भगवान हमेशा विश्वास देखते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तुम्हारा भगवान पर कितना विश्वास है, कितनी श्रद्धा है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए प्लीज अपने दिल पर कोई बात मत लो, अपने दिल पर कोई बोझ मत लो। जश्न भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमें डॉक्टर से बात करनी होगी। अभी वो बोल ही रही थी कि तभी वहां पर डॉक्टर आए और अति की तरफ देखते हुए बोले, हम लोग आपको ही ढूंढ रहे थे। आप अपने वार्ड से गायब हो गई तो हमें टेंशन हो रही थी। अति एक टक नजरों से डॉक्टर की तरफ देख रही थी। वो जानना चाहती थी कि जश्न कैसा है, लेकिन डॉक्टर उसके बारे में बात कर रहे थे, इसलिए वो जल्दी से उनकी बात बीच में ही काट कर बोली, वो सब छोड़िए, पहले आप मुझे बताइए कि मेरे जश्न जी कैसे हैं। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बोले, मैं आपको उनके बारे में बताने वाला था। उनकी हालत में अब काफी सुधार है। सर्जरी अच्छे से सक्सेसफुल हो चुकी है। अब वो खतरे से बाहर है और तकरीबन आधे पौन घंटे में उन्हें होश भी आ जाएगा। तब आप उनसे मिल सकती हैं। आई होप सब कुछ ठीक होगा। ये बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराए और फिर वहां से चले गए। आती के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। प्रकृति ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, तुम्हारे विश्वास का ही नतीजा है अति। जो जश्न भाई का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और तब भी वो एकदम सही सलामत है। अति प्रकृति की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई। अब बस उसे जश्न के होश में आने का इंतजार था। प्रकृति उसे सामने चेयर पर लेकर आई और अगले ही पल उसने एक नर्स से जूस वगैरह लाने के लिए कहा। कल से अति ने कुछ खाया नहीं था, तो वो पहले अति को कुछ खिलाना चाहती थी ताकि उसके अंदर कुछ तो जाए, जिससे उसे भी स्ट्रेंथ मिले। जश्न को संभालने के लिए अति का पहले खुद को संभालना बहुत ज्यादा जरूरी था। उसने न सिर्फ जूस बल्कि साथ में एक सैंडविच भी मंगाया और किसी तरह अति को खिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अति ने इसे साफ मना कर दिया, ये बोलकर कि जब तक वो अपने जश्न जी की आवाज नहीं सुन लेती, उनकी आंखों में खुद को नहीं देख लेती, वो तब तक कुछ भी नहीं खाएगी। और प्रकृति उसकी बात सुनकर उसके साथ जबरदस्ती भी नहीं कर पाई। तकरीबन आधा घंटा अब और बीत चुका था। अब जश्न को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। अति बाहर खड़ी जश्न के होश में आने के इंतजार कर रही थी, तभी नर्स वहां पर आई और वार्ड के अंदर जाने लगी। अति भी जल्दी से उसके पीछे पीछे अंदर की तरफ आने लगी, लेकिन नर्स उसे रोकते हुए बोली,
पहले मुझे चेक करने दीजिए। ये बोलकर वो अंदर चली गई। अति को अब गुस्सा आने लगा था। वो अपने जश्न जी से मिलना चाहती थी, लेकिन हर कोई उसे रोक रहा था। पर अब वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने तुरंत दरवाजा खोला और वार्ड के अंदर आ गई। अंदर आते ही उसकी नजरें जश्न पर गई, जिसकी पलकें हल्के हल्के फड़फड़ा रही थीं और उसकी उंगलियों में हलचल हो रही थी। वो अपने सूखते हुए होठों से बार बार एक ही नाम पुकार रहा था, बेबी डॉल, बेबी डॉल। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर अति मुस्कुरा भी रही थी और उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। क्या जो कुछ हो रहा है वो है एक इत्तेफाक या फिर रची जा रही है कोई साजिश? क्या होगा अब आगे? सिटी हॉस्पिटल जश्न के मुंह से बार बार अपना नाम सुनकर अति की आंखों से आंसू अब और भी ज्यादा तेजी से बहने लगे थे। वो जल्दी से उसके पास आई और अगले ही पल उसने उसके पास आकर उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। जैसे ही अति ने जश्न के हाथ पर अपना हाथ रखा, जश्न की जो पलकें फड़फड़ा रही थीं, अब वो धीरे धीरे खुलने लगी और उसने पूरी तरह से अपनी आंखें खोलकर अति की तरफ देखा। अति रोते हुए भी मुस्कुराने लगी। अपने जश्न जी को होश में आते हुए देख वो खुश हो रही थी। जश्न भी हल्का सा मुस्कुराया और अगले ही पल गहरी सांसें लेने लगा। नर्स तुरंत वहां पर आई और बोली, पेशेंट की हालत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, इसीलिए वो शायद ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे। आप प्लीज बस उन्हें कुछ देर यूं ही देख लीजिए और फिर बाहर वेट कीजिए। जब वो बात करने लायक हो जाएंगे तो मैं आपको। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अति बोली, आप अब फिक्र मत कीजिए, मैं अपने जश्न जी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मेरी वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उनसे बोला, नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, मैं बोलने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूंगी, पर प्लीज आप मुझे बाहर जाने के लिए मत कहिए। मैं यहीं पर रहूंगी अपने जश्न जी के सामने। मैं उनसे दूर नहीं रह सकती। नर्स उसकी हालत समझते हुए हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं आपकी हालत समझती हूं, लेकिन आप भी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। नर्स आगे कुछ बोलती उससे पहले ही अब अति गुस्से से बोली, आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैंने कहा ना, मैं अब अपने जश्न जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तो मतलब नहीं जाऊंगी। आप बेशक से कुछ भी कर लीजिए। ये बोलते हुए वो गुस्से से उसे नर्स को देख रही थी। जश्न ने उसका हाथ अब थोड़ा सा दबाया तो अति ने तुरंत उसकी तरफ देखा। वो रोते हुए बोली, ये नर्स मुझे आपसे दूर करने की कोशिश कर रही है। आपने तो कहा था कि आप अपनी बेबी डॉल को कभी खुद से दूर नहीं जाने देंगे, तो अब आप इस नर्स से कुछ कहते क्यों नहीं? पर आप कैसे किसी को कुछ कहेंगे? अपनी हालत देखिए, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं अपने साथ? जश्न जी, क्यों आपने खुद का ख्याल नहीं रखा? आप जानते हैं ना, आपकी जान सिर्फ आपकी नहीं मेरी भी है। जब आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं तो आपने अब अपना ख्याल क्यों नहीं रखा? उसकी बात पर जश्न हल्का सा मुस्कुराया। अति ने उसका हाथ ऊपर की तरफ उठाया और अपने सीने से लगाते हुए बोली, अब सोच नहीं सकते हैं जश्न जी, मैं कल रात से कितनी ज्यादा परेशान हूं। आपके बारे में सोच सोच कर बस सांसें अटक रही है मेरी। आपके लिए कितना परेशान हो रही हूं, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपको इस हालत में देखकर कितना टूट रही हूं, मैं बता नहीं सकती आपको। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए ना। ये बोलकर उसने जश्न का हाथ हल्का सा चूम लिया। जश्न तिरछा मुस्कुराया। वो नर्स एक गहरी सांस लेकर बोली, ओके फाइन, अगर आपको यहीं पर रहना है तो अब मैं भी आपको क्या ही कह सकती हूं। मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देती हूं, आगे वो खुद देख लेंगे। ये बोलकर वो नर्स वहां से चली गई। अति ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, कितनी सड़ियल है ये नर्स, मुझे यहां पर रहने की इजाजत देकर ऐसे दिखा रही है जैसे मुझ पर कोई एहसान कर रही है। आप पर मेरा हक है ना जश्न जी, तो मैं आपके साथ रह सकती हूं ना? उसकी बात पर जश्न ने बस अपना सिर हल्का सा हाँ में हिलाया। अति आगे की तरफ हुई और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोली, आपको कुछ नहीं होगा जश्न जी। किस्मत अब मेरे साथ और ज्यादा दगा नहीं कर सकती। पहले ही इस किस्मत ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। अब मैं किस्मत को आपको खुद से छीनने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। आप मेरे हैं और हमेशा मेरे पास ही रहेंगे। ये बोलकर वो जश्न के माथे पर झुकने लगी। वो उसे किस करने वाली थी, लेकिन तभी वार्ड का दरवाजा खुला और डॉक्टर अंदर की तरफ आए। डॉक्टर अति की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराए और बोले, अब तो आप खुश होंगी ना मिसेज शेखावत?
आपके हस्बैंड को होश आ गया है और उनकी हालत में काफी सुधार भी है। ये बोलकर डॉक्टर आगे की तरफ आए और जश्न का नॉर्मल चेकअप करने लगे। जश्न बस चुपचाप डॉक्टर और अति की तरफ देख रहा था। अति जल्दी से जश्न की तरफ देखते हुए बोली, आपको पता है, इस बेड पर लेटे हुए आप मुझे कितने अजीब लग रहे हैं। आप हमेशा हुक्म चलाते, अकड़ दिखाते हुए अच्छे लगते हैं जश्न जी। ऐसे बेड पर लेटे हुए आप मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। जश्न हल्का सा मुस्कुराया। डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद वहां से चले गए तो जश्न अति की तरफ देखते हुए बोला, एक बार मैं ठीक हो जाऊं, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि बेड पर लेटा हुआ मैं अच्छा क्यों नहीं लग रहा। अगर यही मैं बेड पर तुम्हारे साथ शरारतें कर रहा होता, प्यार कर रहा होता, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता ना। उसके बाद पर अति के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई और उसका चेहरा लाल होने लगा। कुछ ही देर में तुम्हें नर्स वहां पर आई और उसने जश्न को बिस्तर से उठने में हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि जश्न का कुछ खाना पीना जरूरी था। लेकिन अति आगे आई और उसने नर्स को अपना हाथ दिखाकर रोक दिया। वो अपने जश्न जी के लिए सारा काम खुद से करना चाहती थी। जश्न बस अपनी गहरी नजरों से उसे देखता रहा। प्रकृति भी जश्न से मिलने आई, लेकिन उसने अंशुल के बारे में जश्न से कोई शिकायत नहीं की। अभी जश्न की हालत इतनी ज्यादा सही नहीं थी, तो वो उसे और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन जश्न से मिलने के बाद वो वापस घर जा चुकी थी। हालांकि घर जाने के बाद उसे सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर और परेशान ही किया जाने वाला था, लेकिन फिर भी घर जाना तो जरूरी था ना। और वैसे भी अति नहीं चाहती थी कि वो लोग घर को बिल्कुल अकेला छोड़ दें और घर पर रहने वाले लोग फ्री होकर कोई भी हरकत करें। इसीलिए उसने प्रकृति को वहां पर भेज दिया था। प्रकृति को घर पर भेजने के बाद अब वो खुद जश्न को संभाल रही थी। उसने जश्न को अच्छे से खाना खिलाया और फिर उसे सुलाने के लिए उसके बालों को हल्का हल्का सहलाने लगी। जश्न मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। कुछ ही देर बाद उसकी आंखें बंद हो गईं, तो अति मुस्कुराते हुए बोली, आई लव यू सो मच जश्न जी। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना प्यार कर बैठी हूं मैं आपसे। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरी हर एक सांस बस आपके नाम से चलती है। सच में पागल हो गई हूं मैं आपके लिए। समझ में नहीं आ रहा क्या ही कहूं आपको। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए, उसके बाद बताऊंगी आपको शिद्दत से कि कितना प्यार करती हूं मैं आपसे। ये बोलकर वो मुस्कुराने लगी। अब वो अपनी जगह से उठी और बाहर की तरफ चली गई। उसे भी फ्रेश होना था और घर पर कॉल भी करना था, ताकि वो प्रकृति से अपने लिए कपड़े वगैरह मंगा सके। पूरा दिन बीत चुका था और अब रात भी गहरी हो चुकी थी। हालांकि प्रकृति उसके लिए सामान तो कल सुबह ही लाने वाली थी। फोन पर अति ने प्रकृति से अंशुल के बारे में पूछा, तो प्रकृति ने बस छोटा सा जवाब दिया, वो अपनी दुनिया में खुश है अति, तो मुझे लगता है अब मुझे भी अपनी दुनिया में चले जाना चाहिए। उसकी बात पर अति गुस्से से बोली, खबरदार, अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ कहा तो तुम कहीं नहीं जाओगी प्रकृति, और तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक जश्न जी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। शेखावत मेंशन जश्न जी से जुड़ा है और इस घर में अगर कोई फैसला लिया जाएगा तो वो जश्न जी खुद से लेंगे। प्रकृति को भी उसकी बात कहीं ना कहीं ठीक लगी। वो चाहती थी कि जश्न अपनी आंखों से शेखावत मेंशन के लोगों का बदलता हुआ रंग देखे और कोई फैसला ले। जश्न के फैसले के बिना वो भी शेखावत मेंशन से अब जाना नहीं चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ जश्न की आंखें खुली थीं और वो मुस्कुराते हुए सीलिंग की तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी वो मुस्कुराहट बहुत अलग थी। ये वो मुस्कुराहट नहीं थी जो हमेशा उसके चेहरे पर होती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो, और देखते ही देखते अब उसके चेहरे पर शातिर एक्सप्रेशंस आ गई। तभी वार्ड का दरवाजा खुला और अति अंदर की तरफ आई। उसने प्रकृति का कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। अंदर आते ही उसकी नजरें जश्न पर गई, जिसने अपनी आंखें फिलहाल बंद कर ली थी और ऐसे दिखा रहा था जैसे वो सो रहा हो, लेकिन सिर्फ कुछ पल पहले ही वो जाग रहा था और उसके चेहरे पर शातिर एक्सप्रेशंस थे। अति उसको देखकर हल्का सा मुस्कुराई और फिर उसके साथ वाले बेड में जाकर लेट गई। कुछ पल वो यूं ही जश्न को देखती रही। उसने अपने फोन पर अलार्म लगा लिया था ताकि कुछ देर बाद जश्न को देख सके। उसे कोई चीज तो नहीं चाहिए, कहीं ऐसा ना हो वो सोती रह जाए और जश्न परेशान होता रहे। तकरीबन 10-15 मिनट में ही उसे नींद आ गई थी।
उसके सोने के बाद अब जश्न ने एक बार फिर से अपनी आंखें खोली और अपनी तिरछी नजरों से अति की तरफ देखने लगा। वो हंसा और अगले ही पल अब उसने अपने तकिए के नीचे से एक फोन निकाला। फोन के साथ ही ब्लूटूथ भी था, जिसे लगाकर उसने किसी को वीडियो कॉल किया। सामने वीडियो कॉल ऑन हुई और उसे अब अपने फोन की स्क्रीन पर एक शख्स नजर आने लगा, जिसे देखते हुए उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई थी। बिना कुछ बोले भी, बिना कुछ रिएक्ट किए ही उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और वापस अपना फोन तकिए के नीचे रख दिया और साथ ही साथ ब्लूटूथ। अब उसने एक बार फिर से अति की तरफ देखा, जो गहरी नींद में सोई हुई थी। वो उसे देखते हुए बोला, जश्न तो निहायत ही बेवकूफ है ही। उसकी बीवी भी इतनी बेवकूफ निकलेगी मैंने सोचा नहीं था, लेकिन तुम बेशक से बेवकूफ जरूर हो, पर खूबसूरत भी हो। इंटरेस्टिंग तो हो तुम। ये बोलकर वो हंसा और उसे इंटेंस नजरों से देखने लगा। उसकी नजर ज्यादातर अति ही गर्दन पर थी, जहां से वो देखना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन फिलहाल उसे ढंग से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक गहरी सांस लेकर वो तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, अब आएगा मजा जश्न सिंह शेखावत। बहुत गुरूर है ना तुम्हें? अब तो तुम्हारा गुरूर टूट गया। अब बस तुम्हारा ही राजपाट हिलाना है। जश्न सिंह शेखावत का वजूद खत्म करना है। इसके बाद तुम पूरी तरह से हार जाओगे और जीत होगी मेरी। ये बोलकर वो हंसने लगा। अति जो गहरी नींद में सोई हुई थी, उसे ना ही विक्रम की बातें सुनाई दी और ना ही विक्रम की हंसी। जी हां, वो शख्स जो जश्न के रूप में वहां पर बैठा था, वो जश्न नहीं बल्कि विक्रम था। विक्रम चौहान, जिसके इरादे फिलहाल कोई नहीं जानता था, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से इतना जरूर कहा जा सकता था कि उसके इरादे हैं बहुत ज्यादा खतरनाक। कुछ देर बाद विक्रम ने अपनी आंखें बंद की और वो भी सो गया। बेशक से वो खुद नकली था, लेकिन जो दवाइयां उसे दी जा रही थीं, वो असली थी। उसका एक्सीडेंट भी असली हुआ था, जो किसी इत्तेफाक से नहीं बल्कि जानबूझकर करवाया गया था। उसके सिर पर चोट जरूर लगी थी, लेकिन इतनी भी ज्यादा गहरी नहीं थी। वो सब कुछ उसके इंस्ट्रक्शंस के साथ ही हुआ था, और ये सब करना जरूरी भी था ताकि किसी को शक ना हो। सुबह का वक्त अति की आंखें खुली और वो अंगड़ाई लेकर अपनी जगह पर उठकर बैठी। उसकी नजर विक्रम पर गई, जो अपने बिस्तर पर थोड़ा उठकर बैठ चुका था। उसे देखते हुए अति जल्दी से बिस्तर से उतरी और बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? आप ऐसे उठ क्यों गए? आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है जश्न जी। अगर आपको बैठना था तो आप मुझे बता देते, मैं आपकी मदद कर देती। विक्रम ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा। अति को एकदम अजीब सा लगा। कल तो वो जश्न के लिए परेशान थी, इसीलिए विक्रम के छूने पर उसे कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन आज उसे सच में थोड़ा अजीब लगा। वो हैरानी से विक्रम की तरफ देखने लगी। वही विक्रम मुस्कुराया और बोला, मैं अपनी बेबी डॉल को कोई तकलीफ कैसे दे सकता हूं? तुम सो रही थीं तो तुम्हें सुकून से सोते हुए देख तुम्हारी नींद खराब करने का मन नहीं किया, इसलिए खुद से ही उठकर बैठ गया। अति को अजीब तो लग रहा था, लेकिन उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। वो भला अपने जश्न जी पर कोई शक कैसे कर सकती थी? वो मुस्कुराई और बोली, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा जश्न जी। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी तो आप मुझे बुलाएंगे। बेशक से मैं मर भी क्यों ना जाऊं, लेकिन जब आप मुझे बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगी। उसकी बात पर विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। वही उसे मुस्कुराते हुए देखा, अति हैरान हुई। ऐसी बात पर जश्न सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाए, ये नॉर्मल नहीं था। अगर वो अपने मरने की बात करे तो जश्न उससे नाराज हो जाता है, उस पर गुस्सा करता है। हो सकता था उस पर हाथ भी उठा दे, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका था, लेकिन यहां तो जश्न का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा अजीब था। लेकिन फिर कुछ सोचते हुए अति भी फीका सा मुस्कुराए और बोली, मैं फ्रेश होकर आती हूं, उसके बाद आपको अपने हाथों से नाश्ता करवाऊंगी। उसकी बात पर अब विक्रम ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अति वॉशरूम में चली गई। उसके वॉशरूम में जाने के बाद विक्रम ने तकिए के नीचे से अपना फोन निकाला और किसी को फोन किया। उसके पास किसी और का नहीं बल्कि जश्न का ही फोन था, जो छुपाना जरूरी नहीं था, लेकिन अति को किसी चीज का कोई शक ना हो, इसीलिए वो उसके गैर मौजूदगी में ही कॉल करना चाहता था। उसने जैसे ही कॉल किया, एक बार फिर से वीडियो कॉल के जरिए उसे एक शख्स नजर आया, जो कोई और नहीं जश्न था, और उसे देखते हुए अब उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। वो फोन की तरफ देखते हुए बोला, खैरियत से हो तुम?
उसकी बात पर जश्न कुछ बोलता उससे पहले ही वॉशरूम का दरवाजा खुला। अति हैरानी से विक्रम की तरफ देखने लगी। वही विक्रम के चेहरे का भी एकदम से रंग उड़ गया। क्या अति विक्रम के बारे में जान पाएगी? क्या वो विक्रम और अपने जश्न जी के बीच का अंतर समझ पाएगी? सिटी हॉस्पिटल अति जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई, उसकी नजरें विक्रम पर ठहर गई जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। लेकिन जब अति वॉशरूम से बाहर आई तो उसके चेहरे का रंग एकदम से फीका पड़ गया। लेकिन अति मुस्कुराई और विक्रम के पास आकर बोली, क्या हुआ जश्न जी? मुझे देखकर आप इतना चौंक क्यों गए? विक्रम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, यह भी कोई पूछने की बात है क्या? तुम नहीं जानती कि तुम्हें देखकर मेरे होश उड़ जाते हैं। तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि तुम्हें देखकर ही मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। तुम पर से मैं अपनी नजरें हटा ही नहीं पाता। उसकी बात पर अति अब और भी ज्यादा हंसने लगी। वो हंसकर बोली, मैं फ्रेश हो गई हूं, अब मैं बाहर जा रही हूं ताकि आपके लिए नाश्ता मंगवा सकूं। आपको भूख लग रही होगी ना? आप बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूं। ये बोलकर वहां से चली गई। तभी विक्रम, जो उसे गहरी नजरों से देख रहा था, वो मुस्कुराया और बोला, वैसे तुम्हें देखकर मेरा दिमाग सच में ब्लैंक हो गया है। करने तो मैं कुछ और आया था, लेकिन अब सोच रहा हूं लगे हाथ और भी बहुत कुछ कर लूं। वैसे भी लड़कियां तो इस दुनिया में बहुत है, लेकिन तुम जैसी खूबसूरत लड़की बहुत कम लोगों को मिलती है। क्यों ना मैं भी अपनी खुशकिस्मती पर थोड़ा नाज कर लूं। ये बोलकर वो हंसने लगा। वहीं दूसरी तरफ अति ने नर्स को ब्रेकफास्ट लाने का बोल दिया था और अब वो खुद वापस विक्रम के वार्ड में आ गई थी। उसने नाश्ता वार्ड में आने पर उसे अपने हाथों से नाश्ता करवाया और फिर मुस्कुराते हुए बोली, अब आपकी दवाइयों का वक्त हो गया जश्न जी, अब आप दवाइयां लेंगे। ये बोलकर वो उसे एक एक कर सारी दवाइयां उसके हाथ में दे रही थीं और विक्रम बस मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। दवाइयां लेते हुए उसने अति के हाथ को बड़े ही से सिडेक्टिव वे में छुआ तो अति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ऐसा नहीं था कि जश्न के छूने से उसे कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन जिस तरह से जश्न उसे छूता था वो चीज ही अलग होती थी और विक्रम जिस तरह से उसे छू रहा था वो चीज उसे कोई खुशी या कोई प्लेजर नहीं, बल्कि एक अजीब सी अनकंफर्टेबल फीलिंग महसूस करवा रही थी। अति हैरानी से विक्रम को देखने लगी तो विक्रम ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचकर बोला, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो बेबी डॉल? मेरा छूना तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? अति मुस्कुराई और बोली, ऐसा हो सकता है क्या? मुझे मेरे जश्न जी का छूना ना पसंद आए, मैं तो बस यूं ही आपको देख रही थी। जश्न अति की कमर को अब थोड़ा थोड़ा दबाने लगा। अति एक बार फिर से हिचकिचाने लगी। उसे सच में बहुत अजीब फील हो रहा था। वो थोड़ा पीछे की तरफ हटी और बोली, अब आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए जश्न जी, तब तक मैं डॉक्टर से। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही विक्रम बोला, तुम्हें डॉक्टर से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बस अभी मैं अपने आदमी को फोन करता हूं, वो सारी डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी पूरी कर देंगे। उसके बाद हम शेखावत मेंशन चलेंगे। शेखावत मेंशन जाने के लिए मैं बेताब हूं और अब मैं और ज्यादा खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता। अति हंसी और बोली, आप तो ऐसे बात करें जैसे आज आप पहली बार शेखावत मेंशन जाएंगे। उसकी बात पर विक्रम तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, कुछ ऐसा ही समझ लो। अति और ज्यादा चौंक गई, लेकिन जश्न उसके साथ मजाक कर रहा होगा ये सोचकर उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और चीजों को समेटने लगी। कुछ ही देर बाद जश्न का आदमी, जो कि उसका भरोसे वाला आदमी था, वो वार्ड का दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसका नाम अमन था। अमन विक्रम के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, बॉस, मैंने आपके डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है, अब आप शेखावत मेंशन के लिए निकल सकते हैं। उसकी बात सुनकर विक्रम मुस्कुराया। अति जल्दी से बोली, लेकिन आपको नहीं लगता जश्न जी ये बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा? मेरा मतलब है अभी कल तो आपकी सर्जरी हुई है, अभी तो आपका जख्म गहरा होगा ना, आपको ऑब्जर्वेशन की जरूरत होगी। विक्रम उसकी बात बीच में काटकर बोला, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूं कि हॉस्पिटल के बेड पर बिस्तर पर लेटकर अपने दिन गुजारूं। मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूं बेबी डॉल। उसकी बात सुनकर अब अति कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन वो एक चीज को बहुत बुरी तरह से मिस कर रही थी। जश्न बातें तो कर रहा था, लेकिन उसकी बातों में उसका अंदाज मिस था।
लेकिन फिलहाल जश्न की तबीयत सही नहीं है, ये सोचकर उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। कुछ ही देर में वो लोग शेखावत मैंशन के लिए निकल गए। शेखावत मैंशन पहुंचते ही विक्रम जश्न के रूम में जाने लगा। तभी अंशुल उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे आपसे कोई बात करनी है भाई। उसकी बात सुनकर विक्रम ने पलटकर उसकी तरफ देखा। अति भी विक्रम के साथ ही थी और अंशुल के साथ अंशिका खड़ी थी। उसे देखते हुए विक्रम के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे। उसे तो अब तक यही पता चला था कि अंशिका को जश्न अपनी जिंदगी से बाहर निकल चुका है। उसे तो बाहर भी इस तरह से निकाला गया था, जैसे चाय से मक्खी को बाहर निकाला जाता है, तो अंशिका वापस शेखावत मैंशन में कैसे? ये सोचते हुए उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे। वही अंशुल उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे अपना हिस्सा चाहिए भाई। तब तक दामिनी जी भी वहां पर आ गई थी और अंशुल की बात सुनकर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर रही थी। आज उनके बेटे ने सच में वही काम किया था जो वो हमेशा से चाहती थी। अंशुल की बात सुनकर दामिनी जी जल्दी से बोली, ये तुम क्या बात कर रहे हो अंशुल? ये बोलते हुए उनके चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी, जैसे जो शेखावत मैंशन में हो रहा है वो बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहती थी। उन्हें ये नाटक तो करना ही था, भला अपने असली इरादे वो जश्न के सामने कैसे ही आने दे सकती थी। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया और अंशुल की तरफ देखते हुए बोला, कैसा हिस्सा? अंशुल तुरंत बोला, क्या आप नहीं जानते मैं कौन से हिस्से की बात कर रहा हूं? वही हिस्सा जो मेरा बनता है। शेखावत प्रॉपर्टी जितनी आपकी है उतनी ही मेरी है। माना मैं आपका सगा भाई नहीं हूं, लेकिन शेखावत खानदान का खून तो हूं, इसलिए मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। विक्रम तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, नहीं मिलेगा। उसकी बात सुनकर अति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अभी तक उसने जश्न को प्रकृति के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उसे मौका ही नहीं मिला कि वो जश्न को प्रकृति के बारे में बताएं, लेकिन अब वो चुप नहीं रहने वाली थी। वो तुरंत बोली, सही कहा आपने जश्न जी, ऐसे लोगों को हिस्सा तो दूर, इन्हें तो अपने घर में भी नहीं रखना चाहिए। आपको पता है इन्होंने प्रकृति के साथ क्या किया? इन्होंने प्रकृति को धोखे से डिवोर्स दिया और अंशिका से शादी कर ली। अंशिका से तो वैसे भी मुझे कोई उम्मीद नहीं, लेकिन अंशुल भाई आप तो कम से कम कुछ सोचते। आपने हीरे को गंवाकर पत्थर को अपने सीने से लगाया है। देखना एक दिन आपको अपने फैसले पर जरूर पछतावा होगा। उसकी बातें सुनकर अंशिका गुस्से से कांपते हुए बोली, माइंड योर लैंग्वेज, तुम मेरे बारे में ऐसी बात नहीं कर सकती हो। अति तुरंत बोली, मैं क्या कर सकती हूं और क्या नहीं, ये तुम तो मुझे मत ही बताओ। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूं और मैंने वही बोला है। मैंने तो फिर भी तुम्हें पत्थर का नाम दे दिया, लेकिन तुम तो उसके भी लायक नहीं। पत्थर तो फिर भी किसी काम आता है, ज्यादा नहीं तो वो घरों को जोड़ता तो है, लेकिन तुम तो घरों को तोड़ने वाली निकली अंशिका। उसकी बात सुनकर अंशिका का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वो कुछ बोलती उससे पहले ही विक्रम बोला, फालतू की बकवास बंद कर दी जाए। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। कोई किसी को डिवोर्स दे रहा है, कोई किसी से शादी कर रहा है। आई डोंट केयर, मुझे सिर्फ अपने आप से मतलब है। और रही बात शेखावत प्रॉपर्टी की, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। अगर तुम्हें लगता है कि शेखावत प्रॉपर्टी पर तुम्हारा भी हक है, तो जाओ, जाकर कोर्ट कचहरी में मुझ पर केस करो, अपना राइट क्लेम करो। अगर मुझे तुम्हें कुछ देना होगा तो भीख में जरूर दूंगा, लेकिन खुद से तो मैं एक चवन्नी भी तुम्हें नहीं देने वाला। अंशुल गुस्से से चिल्लाया, ऐसे कैसे आप मुझे कुछ भी नहीं देंगे? मैं अपना हक लेकर जाऊंगा और मैं भी देखता हूं मुझे मेरा हक आप कैसे नहीं देते। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि विक्रम बेहद सर्द लहजे में बोला, अगर ज्यादा जुबान चलाओगे तो अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकाल कर फेंक दूंगा और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। इसलिए बेहतर होगा कि इस घर में रहने का मौका दे रहा हूं, उसी में खुश रहो, वरना ना घर के रहोगे ना घाट के। ये बोलकर विक्रम अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और बाकी सब उसे जाते देखते रह गए। सबके चेहरे पर हैरानी झलक रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो हैरान थी वो खुद अति थी। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि जश्न प्रकृति के लिए कुछ भी ना कहे? प्रकृति के साथ इतना सब कुछ गलत हो गया, उसके बारे में जश्न ने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं कहा। उसके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई, उसे लेकर जश्न इतना ज्यादा नॉर्मल रहेगा, इस बात की उम्मीद अति को बिल्कुल भी नहीं थी। वो खुद बस जश्न को देखती रह गई। वो खुद से ही बोली, आखिर कुछ तो ऐसा है जो पहले जैसा नहीं है, बहुत कुछ बदल रहा है।
और सबसे ज्यादा आप बदल रहे हैं जश्न जी। आप ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं थे। आखिर बात क्या है? मुझे पता लगाना होगा। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और कुछ सोचने लगी। जश्न के बारे में पता वो कैसे लगाए, इस बात की समझ तो उससे भी नहीं थी, लेकिन वो ऐसे हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठ सकती थी। कुछ सोचते हुए वो विक्रम के पीछे पीछे अपने कमरे में आई। उसके जाने के बाद अब अंशुल ने दामिनी जी की तरफ देखा तो दामिनी जी ने उसे गुस्से से घुरा। उन्हें अंशुल से उम्मीद तो वैसे भी नहीं थी और अब तो उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। वो गुस्से से बोली, तुमसे कभी कुछ नहीं हो सकता, और ये लड़की जो शादी करके इस घर में आई है, सोचा था ये तो कुछ करेगी, लेकिन इसकी तो जुबान तक नहीं निकली, और निकली तो उस अति ने बंद करवा दी। तुम दोनों से अब मुझे कोई उम्मीद नहीं। ये बोलकर वो तुरंत अपने कमरे में चल गई। अंशिका अंशुल की तरफ देख रही थी, जिसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। कुछ वो उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, मैं तुम्हारा गुस्सा अच्छी तरह से समझ रही हूं अंशुल, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसे गुस्सा करने से होगा। तुमने कहा था कि तुम मुझे शेखावत मेंशन में मेरा हक दिलाओगे, लेकिन मुझे तो यहां पर तुम्हारे लिए ही प्रॉब्लम नजर आ रही है। लेकिन एक आइडिया है मेरे पास, अगर तुम चाहो तो उस आइडिया से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अंशुल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अगले ही पल अंशिका के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसके एक्सप्रेशन से बता रहे थे कि वो जो भी सोच रही है काफी खतरनाक सोच रही है। वही अति अपने रूम में वापस आई तो देखा विक्रम क्लोजेट के सामने खड़ा था। अति जल्दी से उसके सामने आई और बोली, क्या कर रहे हैं आप जश्न जी? आपको रेस्ट की जरूरत है। आप मुझे बताइए ना, आपको क्या चाहिए? मैं आपको निकाल कर दूंगी। उसकी बात सुनकर विक्रम मुस्कुराया और बोला, कुछ खास नहीं, वो मैं बस यूं ही अपने क्लोजेट में देख रहा था कि क्या क्या रखा है क्या नहीं। ये सब छोड़ो, तुम एक काम करो, जाओ और मेरे लिए कुछ अच्छा सा बनाकर लेकर आओ। मुझे तुम्हारे हाथों से खाना खाने का मन कर रहा है। अति ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। विक्रम एक बार फिर से बोला, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? जाओ ना, मुझे सच में बहुत ज्यादा भूख लगी है, और हाँ, कुछ अच्छा सा बनाकर लेकर आना। ये बोलकर उसने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और जाकर खुद बेड पर लेट गया। अति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो बेड के बिल्कुल पास आई और विक्रम की तरफ देखते हुए बोली, आप 1 मिनट के लिए खड़े होंगे क्या जश्न जी? उसका सवाल सुनकर विक्रम, जिसने अपने माथे पर अपना हाथ रखा हुआ था, उसने अपना हाथ हटाया और अति की तरफ देखने लगा। वो अपनी जगह से उठा तो अति तुरंत उसके सीने से लग गई। अगले ही पल अति के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। विक्रम ने उसके कंधों पर अपना हाथ रखा और बोला, क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें खाना बनाने के लिए कहा और तुम मेरे सीने से लग रही हो। इतनी जल्दी है क्या तुम्हें मेरे करीब आने की? तो बताओ, खाना मैं बाद में खा लूंगा, पहले तुम्हें सेटिस्फाई कर देता हूं। उसकी बात पर अति झट से उससे अलग हुई और बोली, इतनी भी जल्दी नहीं है, आप आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर में आपके लिए अच्छा खाना बनाकर लेकर आती हूं। उसकी बात पर विक्रम मुस्कुराया और फिर वापस जाकर बिस्तर पर लेट गया। अति के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट से तैर गई, लेकिन वो मुस्कुराहट खुशी की तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो अपने रूम से बाहर निकली और जल्दी से सीढ़ियां उतरते हुए किचन में आई। किचन में आते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, ये मेरे जश्न जी नहीं है। मुझे मेरे जश्न जी की पहचान है। जब मैं उनके सीने से लगती हूं तो उनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, लेकिन ये वो जश्न जी नहीं है जिनके सीने से मैं हमेशा लगा करती थी। जब उन्होंने मुझे गिरने से बचाया है, तब मैंने उन्हें महसूस किया है, उनकी सांसों को महसूस किया है, उनकी धड़कनों को महसूस किया है, और मैं उनका एहसास कभी नहीं भूल सकती। मेरे जश्न जी तो अपने से पहले मेरे बारे में सोचते थे, लेकिन इन्होंने तो एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि मैंने कल रात से कुछ खाया या नहीं। कल मेरा व्रत था, लेकिन उन्होंने एक बार भी मुझसे कोई सवाल ही नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बोलकर वो एक पल के लिए चुप हो गई और फिर कुछ सोचते हुए बोली, पर अगर ये मेरे जश्न जी नहीं है तो ये कौन है? ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे जश्न जी का चेहरा लेकर कोई और उनकी जगह पर आ जाए? तभी अचानक से उसे जश्न की कही हुई बातें याद आने लगी। तुम मेरा वो रूप देखोगी जो तुम देखना नहीं चाहती। यहां पर लोगों के चेहरे पर नकाब है, कौन असली कौन नकली कुछ पता नहीं चलता। बेबी डॉल, अभी तो बहुत कुछ देखना है तुम्हें, इतनी जल्दी क्यों हिम्मत हार रही हो?
ये सारी बातें याद करते हुए वो एकदम से हिम्मत हार गई और बोली, ऐसा मत कीजिए ना जश्न जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप इन सब चीजों के बारे में जानते हैं तो आप चुप क्यों हैं? प्लीज वापस आ जाइए ना जश्न जी, प्लीज मेरे पास आ जाइए। ये बोलते हुए वो अपने आंसू साफ कर रही थी। क्या अति जश्न को ढूंढ पाएगी? शेखावत मैंशन। अति किचन में खड़ी जश्न को याद कर रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अब इतना तो यकीन हो गया था कि वो इंसान जो इस वक्त जश्न की जगह लेकर उसके रूम में बैठा है वो जश्न नहीं है, कोई बहरूपियां है। लेकिन ये सच सामने लाना जितना जरूरी था उतना ही ज्यादा जरूरी था जश्न के बारे में पता करना कि आखिर जश्न है कहां पर। और साथ ही साथ अब उसे यह भी पता करना था कि आखिर वो इंसान जो जश्न के रूप में आकर उसके घर पर कब्जा जमा कर बैठ गया है, उसकी असली पहचान क्या है। वो काफी देर यूं ही किचन काउंटर के पास खड़ी रही और फिर हल्की सी शरारती मुस्कुराहट के साथ बोली, मेरे हाथों से बना हुआ खाना खाना है ना तुम्हें मिस्टर बहरूपिया? अब मैं तुम्हें खिलाऊंगी टेस्टी टेस्टी खाना। ये बोलकर उसने जल्दी से किचन काउंटर पर खाना बनाना शुरू किया। उसका जो मन करता जिस चीज में डाल देती। खीर में भरकर नमक डाल दिया था तो सब्जी में चीनी घोल दी थी। उसने सारा खान ऐसा बनाया था कि अगर इंसान एक बार वो खाना खा ले तो शायद पूरी जिंदगी भूखा रह ले, लेकिन अति को खाना बनाने के लिए न कहे। अति ने वो सारा खान ट्रॉली में लगाया और फिर जल्दी से वापस अपने रूम में आई, जहां पर विक्रम आराम से बेड पर बैठा अपना फोन चला रहा था। वो फोन पर जश्न के सारे अकाउंट हैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जश्न ने अपने सारे अकाउंट बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रखे हुए थे। उन्हें ब्रेक करना आसान नहीं था। जैसे ही अति अंदर की तरफ आई, विक्रम उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज तो बहुत भूख लगी है मुझे, और ये सोचकर कि आज मेरे लिए मेरी बेबी डॉल खाना बना रही है, मेरी भूख और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। उसकी बात पर अति मुस्कुराई और टेबल पर खाना लगाने लगी। विक्रम भी उठकर टेबल की तरफ आया। अति जाकर उसके सामने बैठी और मुस्कुराते हुए बोली, अब आप खाना खाना शुरू कीजिए जश्न जी। विक्रम मुस्कुराया और प्लेट की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगा। अति जल्दी से उसे रोकते हुए बोली, ये क्या बात हुई जश्न जी, आप वो चीज तो भूल ही गए जो आप हमेशा खाना खाने से पहले करते हैं। विक्रम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि अति किस बारे में बात कर रही है। अब जश्न खाना खाने से पहले ऐसा क्या करता था कि अति उसे वही चीज करने के लिए बोल रही थी। उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन देखकर अति मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ जश्न जी, आप रुक क्यों गए? जल्दी से वो चीज कीजिए जो आप हमेशा खाना खाने से पहले करते हैं और फिर खाना खाना शुरू कीजिए। विक्रम मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं? ये बोलते हुए साफ पता चल रहा था कि उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल उसकी तरह नकली है। उसका गला अब सूखने लगा था। अति कुछ पल उसे देखती रही और बोली, क्या हुआ कीजिए ना जश्न जी। विक्रम फीका सा मुस्कुराया और मन ही मन बोला, अब ये जश्न खाना खाने से पहले क्या करता होगा? जरूर अपनी बीवी की तारीफ करता होगा। उसकी बीवी उसके लिए खाना बनाती होगी और वो पहले उसकी भर भर तारीफ करता होगा और फिर खाना खाता होगा। हाँ, ऐसा ही होगा। ये बोलकर वो मुस्कुराया और अगले ही पल अति की तरफ घूम गया। वो उसका हाथ पकड़कर बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो बेबी डॉल, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जब तुम खाना बनाती हो तो ऐसा लगता है जैसे मैंने इससे ज्यादा टेस्टी खाना अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। सच में तुम्हें पाकर तो मैं धन्य हो गया। उसकी बात सुनकर अति की हंसी छूट गई। विक्रम की तरह उसकी तारीफ भी बिल्कुल झूठी थी। वो जल्दी से बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप मेरी तारीफ क्यों कर रहे हैं? I mean, ऐसे अचानक से तारीफ क्यों कर रहे हैं जश्न जी? अभी तो आपने कहा कि आपको बहुत भूख लगी है, तो आप खाने की तरफ ध्यान दीजिए ना। मेरी तारीफ क्यों कर रहे हैं आप? उसकी बात पर विक्रम समझ गया कि अति उसे खुद की तारीफ करने के लिए नहीं बोल रही थी। अब वो एक बार फिर से सोच में पड़ गया कि जश्न क्या करता होगा। उसने अब अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया और बोला, शायद वो खाना खाने से पहले प्रार्थना वगैरह करता होगा, पर नहीं, वो तो जश्न सिंह शेखावत के स्टाइल से मैच नहीं होती। अब ऐसा भी क्या करता था वो जश्न? मुझे कैसे पता चलेगा? अति जिसे यकीन तो पहले ही हो गया था कि सामने बैठा शख्स उसके जश्न जी तो बिल्कुल भी नहीं है।
अब उस यकीन पर भी मोहर लग गई थी। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, शायद आप भूल गए हैं जश्न जी की, आप खाना खाने से पहले हमेशा आधा गिलास पानी पीते हैं। आपको याद नहीं, या फिर शायद आपको सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से आप भूल गए हैं। पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना, आपको सारी चीजें याद दिलाने के लिए। ये बोलते हुए उसने पानी का गिलास उठाया और विक्रम की तरफ बढ़ा दिया। विक्रम के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा, जो गुस्सा उसे जश्न पर आ रहा था। भला खाना खाने से पहले पानी कौन पीता है, पर उसे जश्न की तरह एक्टिंग तो करनी थी। उसने जल्दी से वो पानी का गिलास लिया और उसमें से आधा गिलास पानी पी लिया। अति के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई। ऐसा कुछ भी नहीं था। जश्न खाना खाने से पहले आधा गिलास पानी पीता था। वो तो बस यूं ही विक्रम के मजे ले रही थी और देख रही थी कि विक्रम कितना नाटक करेगा। अगर वो सच में जश्न होता तो अब तक तो बोल चुका होता कि बेबी डॉल, ये क्या ड्रामा कर रही हो तुम? मैंने तो कभी खाना खाने से पहले पानी पिया ही नहीं। लेकिन नहीं, यहां तो विक्रम ने अच्छे बच्चे की तरह उसकी बात मान ली और जल्दी से पानी पीने लगा। अति उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, अब आप खाना खाइए, मैं आपके लिए कुछ मीठा लेकर आती हूं। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। उसके जाने के बाद विक्रम ने एक गहरी सांस ली। वो खुद से बोला, इस बेबी डॉल से तो बचकर रहना होगा। अगर इसे मुझ पर शक हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाए। इसको मुझ पर शक हो, उससे पहले पहले मुझे वो काम करना होगा जो करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। उसने जल्दी से खाना खाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसका मुंह बकबका सा हो गया, क्योंकि पूरी सब्जी फीकी थी। उसने जल्दी से वो निवाला मुंह से बाहर निकाला और डस्टबिन में डालते हुए बोला, छी, कैसा खाना बनाया है इसने, ये वाली सब्जी बिल्कुल बेकार है, दूसरे वाली टेस्ट करता हूं। ये बोलकर उसने दूसरा निवाला दूसरी सब्जी के साथ खाया तो अगले ही पल उसके मुंह का टेस्ट और भी ज्यादा बिगड़ गया। भिंडी की सब्जी और पूरी मीठी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने जहर खा लिया हो। उसने जल्दी से उस निवाले को भी डस्टबिन में डाला। वो गुस्से से बोला, ये लड़की पागल है क्या? इसे ये याद है कि इसका जश्न खाना खाने से पहले क्या खाता है, क्या पीता है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि खाने में क्या डाला जाता है और क्या नहीं। बेवकूफ कहीं की। ये बोलकर उसने खाने की प्लेट पीछे की तरफ सरका दी। उसे इतनी ज्यादा भूख लगी थी, लेकिन अति ने उसका पूरा दिमाग खराब कर दिया था। अभी वो सोच ही रहा था कि वो क्या खाए। इतने में ही दरवाजे पर कदमों की आहट हुई और अति अंदर की तरफ आई। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। अति उसके बिल्कुल पास आकर बोली, आपने खाना खा लिया क्या? देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूं, स्पेशल बादाम वाली खीर। ये बोलते हुए वो अपने हाथों में पकड़े हुए खीर के कटोरे में चम्मच हिला रही थी। उसके हाथों में वो खीर का कटोरा देखकर विक्रम के मुंह में पानी आ गया। थैंक गॉड, उसे कुछ तो ढंग का खाने को मिला। लेकिन अगले ही पल जब अति की नजरें टेबल पर रखे हुए खाने की तरफ गई तो वो जल्दी से बोली, ये क्या बात हुई जश्न जी, आपने मेरे हाथों से बना हुआ खाना नहीं खाया। मैंने कितने प्यार से आपके लिए बनाया था। विक्रम तुरंत बोला, मैं खाना खा तो लेता बेबी डॉल, लेकिन अब मेरी भूख मर गई है। मैं सोच रहा हूं मैं कुछ देर बाद इस खाने को खाऊंगा, इसलिए हम इसे ढक कर रख देते हैं। ये बोलकर उसने दूसरी प्लेट से वो सारा खान ढक दिया। अति मायूस होकर बोली, तो क्या आप ये खीर भी नहीं खाएंगे? विक्रम जल्दी से उस खीर के कटोरे को अपने हाथ में लेकर बोला, क्यों नहीं खाऊंगा, इसे तो देखना मैं पूरा खत्म कर जाऊंगा। बहुत भूख लगी है मुझे, एक चम्मच भी नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर उसने जल्दी से खीर का चम्मच अपने मुंह में डाला तो अगले ही पल उसे वोमिट जैसा फील होने लगा और वो तुरंत उस कटोरे को टेबल पर रखकर वॉशरूम की तरफ भागा। वॉशरूम में आकर विक्रम ने जल्दी से वो सारी खीर अपने मुंह से बाहर निकाली और अपना मुंह धोने लगा, लेकिन वो नमक का टेस्ट उसके मुंह से जा ही नहीं रहा था। उसे पानी पीना था। वो अपना मुंह धोकर अब जल्दी से बाहर की तरफ आया और टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाकर पूरा खत्म करने लगा। अति अब मुस्कुराते हुए उस गिलास की तरफ देख रही थी। अब ऐसा कैसे हो सकता था कि वो विक्रम को टेस्टी टेस्टी खाना खिलाए लेकिन पीने के लिए कुछ भी ना दें। एक अच्छी सी ड्रिंक तो विक्रम को सर्व करनी बनती थी। विक्रम को पानी का टेस्ट अजीब तो लगा, लेकिन उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। वो अति की तरफ देखते बोला,
पूरी खीर में नमक भरा हुआ है। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो तुम मुझे सीधा सीधा बोल देती। ये सब करने की क्या जरूरत थी? अति जल्दी से बोली। आप मुझे डांट क्यों रहे हैं जश्न जी? माना मुझे खाना नहीं बनाना आता, लेकिन मैंने कोशिश तो की ना। आपके लिए प्यार से खाना बनाया, देखिए मेरा हाथ भी जल गया। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ सामने किया, जहां पर लाल निशान नजर आ रहा था, लेकिन वो जलने का नहीं था। विक्रम जल्दी से उसके हाथ को छूने लगा, लेकिन अति ने वो हाथ पीछे खींचा और बोली, रहने दीजिए जश्न जी। मुझे समझ आ गया कि मैं बेशक से आपके लिए कुछ भी कर लूं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो मुझसे प्यार करते ही नहीं हैं। मैं नाराज हूं आपसे। अगर आप मुझे मनाएंगे भी तो मैं नहीं मानने वाली। ये बोलकर वो तुरंत सोफे पर जाकर लेट गई और उसने खुद को चादर से ढक लिया। विक्रम उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन फिर रुक गया और खुद से बोला, इस पागल को मनाने के चक्कर में मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। मेरी प्रायोरिटी ये बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पहले जश्न की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करनी है, उसके बाद इसके मजे तो मैं अच्छे से लूंगा। फिलहाल ये नाराज है तो इसे नाराज ही रहने देता हूं। अच्छा है, मेरी जान भी छूटेगी। ये बोलकर उसने वो पानी का खाली गिलास साइड में रखा और बिस्तर की तरफ चला गया। अति ने अपनी आंखों को खोलकर उसकी तरफ देखा और अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो काउंटिंग करने लगी, 5, 4, 3, 2, 1। और उसने जैसे ही 1 कहा, विक्रम अपनी जगह से उठा और जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागा। उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा हुआ था। अति उसे भागते हुए देख हंसी और बोली, मेरे जश्न जी की जगह लेने आए थे ना बच्चू। अब मैंने तुम्हें तुम्हारे असली ठिकाने पर पहुंचा दिया। अब बैठे रहो, सारी रात वॉशरूम में और करो। खुद से ही बातें की। आखिर तुम यहां पर आए तो आए ही क्यों? ये बोलते हुए अब उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। क्या पता लगाएगी अति जश्न के बारे में? क्या अति के जश्न तक पहुंचने से पहले विक्रम होगा अपने इरादों में कामयाब? कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रही ये ट्रैप्ड बाय बिलियनेयर हमारे चैनल हिंदी ई स्टोरीज पे। सब्सक्राइब करना ना भूले।